दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों 2 जुलाई 2020 को हर पेंशनर, फैमिली पेंशनर, हर पेइंग ब्रांच जितने भी बैंक हैं, पीडीएज हैं, पेंशन डिस्पर्सिंग अथॉरिटीज़ को कंसोलिडेटेड इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। हर पेंशनर, फैमिली पेंशनर, आप चाहे किसी भी विभाग के हैं, आपके लिए अति महत्वपूर्ण जानकारी है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ध्यानपूर्वक देखें। एक एक पॉइंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लें ताकि वो भी जान सकें और वो भी अपने असली लाभों से अवगत हो सकें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। देख पा रहे हैं आप यहाँ पर 2 जुलाई 2020 को एक महत्वपूर्ण यहाँ पर ओएम जारी किया है, जिसके अंदर कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस दी गई हैं हर पेंशन डिस्पर्सिंग अथॉरिटीज़ को, हर पेंशनर, फैमिली पेंशनर को। जहाँ चलिए जान लेते हैं कि क्या क्या गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई हैं। तो सबसे पहली गाइडलाइन यहाँ पर दी गई है, जो भी हमारे पेंशन धारक हैं, अगर वो फर्स्टली यहाँ पर किसी पेइंग ब्रांच से अपनी पेंशन लेते हैं तो पहली बार पेंशन जो क्रेडिट होगी आपके अकाउंट में, उसके लिए अब कोई भी बैंक आपको या कोई भी ब्रांच आपको ये इंसिस्ट नहीं करेगा कि आपको अपनी पहली पेंशन क्रेडिट करवाने के लिए बैंक में फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अब ये रूल बदल गया है। अब आपको अपनी पहली पेंशन क्रेडिट के लिए बैंक ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो अंडरटेकिंग है विद रिगार्ड टू रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट के रिगार्ड जो भी यहाँ पर पेंशनर के द्वारा दिया गया है, वो कंसर्न बैंक जो है वो सीपीपीसी को भेज देगा थ्रू सीपीओ अलॉन्ग विद पीपीओ। और बैंक आपको यहाँ पर मतलब पेंशनर को बिल्कुल भी इंसिस्ट नहीं करेगा कि आपको अपना एक्टिवेशन के लिए फिजिकली बैंक में प्रेजेंट होना पड़ेगा फर्स्ट पेंशन पेमेंट के लिए। सेकेंडली यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, गाइडलाइन दी गई है फैमिली पेंशनर के लिए। जी हाँ दोस्तों, जब भी हमारे पेंशन धारक की डेथ हो जाती है, इस केस में स्पाउस को यहाँ पर फॉर्म 14 सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है अगर उनका पेंशनर के साथ जॉइंट अकाउंट है तो। जी हाँ दोस्तों, पेंशन जो पीपीओ है आपका पेंशनर का, उनके अंदर स्पाउस का नाम मेंशन होगा और उनका जॉइंट अकाउंट है, तो इस केस में फैमिली पेंशनर मतलब स्पाउस को अपना फॉर्म 14 सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जो स्पाउस है उनको डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी अपनी पेइंग ब्रांच को ज़रूर देनी होगी ताकि उनकी जो फैमिली पेंशन है वो टाइमली कमेंस हो सके। इसके अलावा जो पेंशनर ने फैमिली पेंशनर की डिटेल दी है पीपीओ के अंदर, उसी इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए नो योर कस्टमर प्रोसीजर यहाँ पर कंप्लीट करेंगे बैंक खुद ही यहाँ पर, और फैमिली पेंशनर को फिजिकली प्रेजेंट होने के लिए यहाँ पर इंसिस्ट नहीं करेंगे। थर्डली इंस्ट्रक्शन दी गई है कि कोई भी बैंक या फिर कोई भी पेइंग ब्रांच फैमिली पेंशनर को यहाँ पर इंसिस्ट नहीं करेगा कि वो अपना सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन कराए। जी हाँ दोस्तों, अगर फैमिली पेंशनर यानी स्पाउस ने यहाँ पर जॉइंट अकाउंट ओपन करवा रखा है पेंशन धारक के साथ, तो कोई भी बैंक पेंशन धारक की मृत्यु के बाद यहाँ पर इंसिस्ट नहीं करेगा कि आप अलग से अपना अकाउंट ओपन करवाएं फैमिली पेंशन डिस्पर्समेंट के लिए। फोर्थ यहाँ पर बताया गया है कि जो कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं आफ्टर रिटायरमेंट कोई भी पेंशन धारक, तो उसके लिए जो डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है वो आपको कब देना है। तो डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट पेंशनर से रिक्वायर्ड होता है अगर वो यहाँ पर ग्रुप ए की सर्विस या फिर पोस्ट आफ्टर रिटायरमेंट ज्वाइन कर लेता है। लेकिन आपको जो डिक्लेरेशन देना होता है वो आपने सिर्फ फर्स्ट ईयर में देना होता है आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, ऑफिसर जो होगा उनको यहाँ पर ये डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपने डेट ऑफ रिटायरमेंट के विद इन 1 ईयर में देना होगा। और कोई भी पेइंग ब्रांच आपको यहाँ पर एक्सपायरी डेट के लिए नहीं बोलेगा कि आपको दोबारा से डिक्लेरेशन देना होगा कि आपने कमर्शियल अपॉइंटमेंट ली है। फिफ्थ यहाँ पर री एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है कि पेंशनर जो है उनको अपनी जो री एम्प्लॉयमेंट डिक्लेरेशन है साल में एक बार फर्निश करना होगा। इन मंथ ऑफ नवंबर एवरी ईयर आपको री एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट देना होगा। अगर पेंशनर ये डिक्लेयर करता है कि उसने री एम्प्लॉयमेंट लिया है अंडर सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट और या कॉर्पोरेशन या फिर कंपनी या फिर बॉडी किसी अंडर बैंक के अंदर, तो जो डियरनेस अलाउंस या डियरनेस रिलीफ के जो एलिमेंट्स होंगे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ री एम्प्लॉयमेंट, उनको यहाँ पर शायद आपके अकाउंट में आफ्टर री एम्प्लॉयमेंट क्रेडिट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सबमिशन ऑफ नॉन अर्निंग सर्टिफिकेट है। एक फैमिली पेंशनर अदर देन स्पाउस अगर यहाँ पर फैमिली पेंशन ले रहा है तो उनको यहाँ पर एक नॉन अर्निंग सर्टिफिकेट देना होगा, डिक्लेरेशन देना होगा एज पर सीसीएस। और ये कब देना होगा आपको? मंथ ऑफ नवंबर में देना होगा। सीसीएस
पेंशन रूल 1972 के तहत फैमिली पेंशन जो है वो सन, डॉटर, डिसेबल्ड सिबलिंग या फिर पेरेंट ऑफ डिजीज पेंशनर, फैमिली पेंशनर या फिर उनको यहाँ पर सबमिट मतलब उनके लिए यहाँ पर जारी होती है। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट, एक फैमिली पेंशनर अदर देन स्पाउस है तो उसको यहाँ पर अपना नॉन मैरिज सर्टिफिकेट या फिर नॉन रीमैरिज सर्टिफिकेट देना होगा एवरी 6 मंथ में, और फैमिली पेंशन डिसकंटिन्यू हो जाएगी अगर वो यहाँ पर मैरिड या फिर रीमैरिड करता है तो। नेक्स्ट यहाँ पर लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है कि लाइफ सर्टिफिकेट हर पेंशनर, फैमिली पेंशनर को नवंबर के महीने में हर साल जमा कराना होता है, और पेंशन डिस्पर्जिंग बैंक जो है वो आधार इनेबल्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण भी एक्सेप्ट करते हैं। तो ओल्ड एज पेंशनर जिनकी आयु 80 साल या उनसे ऊपर है वो यहाँ पर उनको एक खास सुविधा दी गई है कि वो अक्टूबर के महीने में भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं, क्योंकि नवंबर के महीने में काफ़ी रस हो जाता है और हमारे जो बुजुर्ग पेंशन धारक हैं उनको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए यहाँ पर विभाग ने उनको ये छूट दी है कि वो अक्टूबर के महीने में भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। उसके बाद है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सबमिशन के बारे में इन्होंने बताया है कि फैमिली पेंशन जो भी सेंक्शन की जाती है अगर डिसेबल्ड चाइल्ड को, तो डिसेबिलिटी अगर टेम्परेरी है तो हर 5 साल में आपको यहाँ पर एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट देना होगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना होगा कि उनका डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी है वो कंटिन्यू है, और कोई फ्रेश सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। ऐसे हमारे डिसेबल्ड जो हम फैमिली पेंशनर हैं जिनकी परमानेंट डिसेबिलिटी है इस केस में। उसके बाद है रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ द पेंशन, तो रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ द पेंशन जो है आफ्टर 15 ईयर वो ऑटोमेटिकली बैंक के द्वारा यहाँ पर कर दी जाएगी। पेंशनर से यहाँ पर नहीं कहा जाएगा कि आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जमा करें। उसके बाद यहाँ पर एडिशनल अमाउंट ऑफ पेंशन के बारे में बताया है कि एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन फैमिली पेंशन जो है जैसे ही हमारा पेंशन धारक 80 साल या उससे ऊपर की एज को अटेन कर लेते हैं तो फर्स्ट डे से ही यहाँ पर उनकी एडिशनल जो क्वांटम ऑफ पेंशन फैमिली पेंशन है उनके लागू हो जाती है। मान लो कोई भी पेंशन धारक है वो यहाँ पर अगस्त 2020 में 80 साल का हो जाता है तो उनकी एडिशनल पेंशन फैमिली पेंशन फर्स्ट डे ऑफ मंथ ऑफ अगस्त 2020 से लागू हो जाती है। और इसमें क्या क्या अमाउंट होगी, अगर एज ऑफ पेंशन 80 साल या से यहाँ पर ऊपर है लेकिन 85 से कम है तो 20% आपकी बेसिक पेंशन की एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन हो जाएगी, और 85 साल से ऊपर है लेकिन 90 से कम है तो 30% बेसिक पेंशन की उनकी एडिशनल पेंशन हो जाएगी। 90 साल या उससे ऊपर लेकिन 95 साल से नीचे के पेंशन धारक हैं तो 40% जो बेसिक पेंशन की एडिशनल पेंशन आपको मिलेगी। 90 ईयर से ऊपर लेकिन 100 से कम है तो 50% ऑफ बेसिक पेंशन की आपको एडिशनल पेंशन मिलेगी। 100 ईयर या उससे अबव हैं तो आपको 100% बेसिक पेंशन की यहाँ पर एडिशनल पेंशन दी जाएगी। उसके बाद है लाइफ सर्टिफिकेट डोर स्टेप जो प्रोसीजर है वो क्या है। डिपार्टमेंट ने सभी पेंशन डिस्पर्जिंग अथॉरिटीज़ को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी है कि वो नवंबर के महीने में SMS ईमेल करें जितने भी पेंशन धारक हैं उनको, और 24 अक्टूबर, 18 नवंबर, 15 नवंबर और 25 नवंबर को रिमाइंडर देंगे आप जितने भी पेंशन धारक हैं कि 30 नवंबर तक आपका अपना एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दें। डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी है जितनी भी पेंशन डिस्पर्जिंग जो अथॉरिटीज़ हैं वो एक एक्सेप्शनल लिस्ट बनाएंगी 1 दिसंबर को हर साल कि कौन कौन से पेंशनर ऐसे हैं जो अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने में यहाँ पर असफल रहे हैं और उनको यहाँ पर SMS और ईमेल भी भेजा गया है। बैंक यहाँ पर एडिशनल ईमेल भी भेजेंगे, SMS भी भेजेंगे पेंशन धारक को कि अगर वो चाहते हैं कि वो डोर स्टेप सर्विस लेना चाहते हैं तो ऐसे केस में आपको 60 रुपये तक का चार्ज देना होगा, इससे ज़्यादा आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो जितने भी पेंशन डिस्पर्जिंग अथॉरिटीज़ हैं, बैंक हैं, उन सभी को वाइड पब्लिसिटी के आदेश दिए गए हैं और अपनी वेबसाइट पर इन्हीं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने को कहा गया है, इन्हीं इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर डालने को कहा गया है। इसके अलावा बैंक के जो ब्रांच है उसके नोटिस बोर्ड पर भी सेम इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखी होनी चाहिए, ऐसे इंस्ट्रक्शन दी गई है। वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए वैल्यूबल होगी। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।